तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है। क्यों? क्योंकि वेव के मोशन के डायरेक्शन में ही पार्टिकल ऐसे जम करती है। और एक और वेव का बात करा था इससे पहले, ट्रांसवर्स वेव। नहीं, ट्रांसवर्स वेव कैसी वेव थी? जो वेव रस्सी पे चल रही थी ना, वो ऐसा था, पार्टिकल इधर एसएचएम कर रहा है इस लाइन पे, जबकि वेव जा रही थी, वेव मोशन यहाँ पे हो रही थी, वेव मोशन इस लाइन पे और पार्टिकल एसएचएम इस लाइन पे। दोनों देखो 90 डिग्री पे है, जबकि यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में ये डिफरेंस है। अगर बोला जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या बोल सकते हो? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? पहला पॉइंट, वेव मोशन जिस लाइन पे होगी उसी लाइन के पैरेलल में पार्टिकल की एसएचएम होती है, पार्टिकल इन एसएचएम। और ट्रांसवर्स किसे बोलेंगे? वेव मोशन इधर हो रही है तो पार्टिकल की एसएचएम इसके परपेंडिकुलर लाइन पे होगी, है ना, पार्टिकल इन एसएचएम। ये डिफरेंस है बेसिक। और क्या डिफरेंस है? तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो केवल मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो मैकेनिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? जो मीडियम पे डिपेंड करे जिसकी मूवमेंट। मैकेनिकल वेव का मतलब जो वेव मीडियम में चले, जो वेव मीडियम के बिना एग्जिस्ट ना करे। कौन सा वेव है जो बिना मीडियम के एग्जिस्ट नहीं करता है? साउंड, है कि यस नहीं? सर। तो साउंड मैकेनिकल वेव है। जो रस्सी पे चल रही थी वेव, अगर रस्सी ही नहीं रहेगा तो वो वेव चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं पानी पे चलेगी। जो वेव दौड़ती है, पानी में अगर कोई पत्थर फेंक दो तो वाटर की जो वेव होती है, वाटर वेव, वो तो तभी रहेगी ना जब वाटर होगी। वाटर नहीं रहेगी तो वाटर वेव रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो ये सब मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम के बिना उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? उसका उल्टा, बिना मीडियम के भी चल सके, बिना मीडियम के भी एग्जिस्ट कर सके। वेव जो बिना मीडियम के भी चल सके या बिना मीडियम के भी एग्जिस्ट करता हो। कौन सा वेव है जो बिना मीडियम के भी चलता है? हाँ, कौन सा वेव है जो बिना मीडियम के चलता है? बताओ जल्दी से। ट्रांसफर। कौन सा वेव है, जल्दी से बता दो। तो जितने स्टैंडिंग वेव भी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन आता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है कॉस्मिक रे, है ना, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल लाइट्स, विजिबल लाइट्स में विबग्योर, वायलेट से लेके रेड तक, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ये वैसे वेव्स हैं जो ना बिना मीडियम के चलते हैं, इसीलिए इन वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। समझ में है क्या डिफरेंस? यस सर। सर ये बिना मीडियम की कैसे चलेंगे? क्या? ये सर, ये पूछ रहा सर, बिना विदाउट मीडियम की कैसे चलेगी सर ये? बिना मीडियम के कैसे चलती है? हम्म,
तो ना वहां पे क्या होती है, जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, समझ लो, जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से चलती है। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उसके ऑसिलेशन की वजह से चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है कि बिना मीडियम के पूरी एनर्जी स्पेस की मेंटेन रहती है, और इस वे में वो वेव आगे बढ़ता है, वेव इधर मूव करता है। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो इस तरीके का ऑसिलेशन होता हुआ नॉन मैकेनिकल वेव चलता है। लाइट भी इसी तरीके से चलती है। ठीक है, इस तरीके के वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पूरे स्पेस होती है ना, हर जगह स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता ही रहता है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पास पता है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। और चार्ज पार्टिकल हर जगह रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहती ही रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ही देगा, और मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट कर देता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ा देता है। और इस तरीके से नॉन मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के भी आगे बढ़ती है। समझ में आ गया ना डिफरेंस थोड़ा बहुत? आ गया सर। चलो, अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि मैकेनिकल वेव है? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, पहचानेंगे कैसे? कुछ तो पहचान होना चाहिए, यस सर। है ना? तो पहचानने का क्या तरीका है? तो पहचानने का एक तरीका है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव लेता हूँ, दोनों को पहचानने का तरीका है, जैसे मान लो ना, हमने क्या करा, यहाँ पे एक गेट बना दिया, और इस गेट में थोड़ा सा होल छोड़ा हूँ, बहुत छोटा होल। यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, वाइट कलर का होल। और वेव ना इसी से जा सकता है, और कहीं से नहीं जा सकता है। वेव कहाँ से जाएगा? जो छोटा होल बनाया, जिसको स्लिट बोलते हैं। अब मान लो वेव अगर ऐसे चलेगा, ऐसे प्लेन में चलेगा, तो ये जा पाएगा इधर? नहीं सर। नहीं जा पाएगा। और मान लो अगर वेव ऐसे चले, ऐसे चले, तब चला जाएगा ना? यस सर। ऐसे आराम से चला जाएगा कि नहीं? यस सर। इसका कहने का या ऐसे समझो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो ऐसे रखा हुआ हूँ, और एक वेव को हमने इधर से थ्रो करा, और वेव को हमने इस तरीके से स्लिट के अलोंग ही छोड़ा है, तो आप क्या देखेंगे, इस तरीके से पास हो जाती है। अब क्या करो, इसको ना थोड़ा सा घुमा दो, स्लिट को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो घुमा देंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितना इधर आना चाहिए था उतना उधर नहीं जा रहा है। और 90 डिग्री पे घुमा दो तो कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? यस सर। नहीं जाएगा। अगर 90 डिग्री पे घुमा दो तो कैसा बन जाएगा डायग्राम? 90 डिग्री पे घुमा दो तो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, और स्लिट यहाँ पे होगा। और वेव कैसे जा रहा है? वेव तो हमारा ऐसे जा रहा है, वेव तो ऐसे घुमा दिया हूँ, वेव तो इस तरीके से जा रहा है, तो वेव नहीं जा पाएगा आगे। वेव क्या होगा? वेव इधर ही रह जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, नो वेव। तो स्लिट के रोटेशन पे जो वेव ना, स्लिट के रोटेशन से जो वेव प्रभावित होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या समझ में आया?
ट्रांसवर्स वेव कैसे पहचानेंगे प्रैक्टिकली? ट्रांसवर्स वेव वो होगी जो स्लिट के रोटेशन से और डिपेंड कर प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी। समझ में आया क्या? आ गया सर। स्लिट रोटेट करो और बदलाव आ जाए तो समझ जाओ कि वो ट्रांसवर्स वेव है। अब जैसे साउंड पे ध्यान दो। मान लो ना तुम्हारे पास एक स्पीकर है, तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। तुमने स्लिट ऐसे बनाया, इस तरीके से। स्लिट कैसे बनाया? इस तरीके से एक स्लिट बनाया, और दूसरा स्लिट कुछ ऐसे बनाया, सेम ही साइज का, सेम ही साइज का दूसरा स्लिट बनाया। दो स्लिट है, S1 और S2। और यहाँ पे एक स्पीकर को रख दो, यहाँ पे एक स्पीकर को रख दो। स्पीकर क्या कर रही है? साउंड जनरेट कर रही है, साउंड जनरेट कर रही है। तो क्या लगता है यहाँ पे जो सुनने वाला होगा, यहाँ पे जो इसको सुनेगा, क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्लिट ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है? नहीं सर। या मैं ऐसे एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। एक मान लो ना ऐसे कमरा है, पूरा रूम बंद है ना, पूरा बंद बंद है, और यहाँ पे अंदर में एक होल है, रूम के अंदर में यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, इधर से एक होल कर दिया, और यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया, स्पीकर लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर में बैठा एक आदमी है जिसको क्या है? सुनना है आवाज। और फिर मैं क्या किया, इसको कुछ आवाज सुनाई दिया, फिर मैं क्या किया, अब ये वाला स्लिट को बंद कर दिया, ये वाला स्लिट को क्या किया? बंद कर दिया। बंद। अब एक इसी साइज का दूसरा स्लिट ना ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तो क्या लगता है आवाज में अंतर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, साइज साइज उतना ही है तो। नहीं होगा, क्योंकि जिस साइज का ये है उसी साइज का ये है। तो इस स्लिट को किसी भी एंगल पे प्लेन में बनाओ, आवाज समान ही यहाँ तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्लिट को अलग अलग एंगल पे बनाने पे भी सेम ही वेव पहुंच रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में समझ में आया डिफरेंस? यस सर। अभी जो बताया उसमें डिफरेंस क्या था कि जो लॉन्गिट्यूडनल होती है स्लिट रोटेशन से इंडिपेंडेंट होती है, स्लिट रोटेशन इंडिपेंडेंट। और ट्रांसवर्स होती है स्लिट रोटेशन डिपेंडेंट, स्लिट रोटेशन डिपेंडेंट। स्लिट रोटेट करोगे तो ये चेंज होता जाएगा, चेंज हो जाए तो समझ लो वो ट्रांसवर्स है, और चेंज नहीं हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। अब देखो ये जो फेनोमेना है ना, कि जिसमें कि क्या करते हैं, स्लिट रोटेशन के कारण चेंज होती है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। हाँ, सर। पोलराइजेशन इसको बोलते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने स्लिट को रोटेट किया और वेव की क्या हो गई, इंटेंसिटी बदल गई, तो बोलेंगे कि वेव पोलराइज है, वेव को पोलराइज किया जा सकता है ना, या पोलराइजेशन वेव का हुआ है। मान लो एक वेव है, इसकी इंटेंसिटी है I0, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्लिट लगा के रख दिया। अब इसकी इंटेंसिटी चेंज होके I0 डैश हो गई। तो जैसे ही इंटेंसिटी चेंज हो गया, क्या दिख रहा है? इंटेंसिटी चेंजेज। तो जब भी कोई इंटेंसिटी में चेंज दिखे तो समझ जाएंगे और बोलेंगे
कि वेव का पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। ऐसे समझ लो कि वेव के इफेक्ट में कोई चेंज आया है। तो किस वेव का पोलराइजेशन संभव है, लॉन्गिट्यूडनल का कि मैकेनिकल का? पोलराइजेशन किसका होता है, बताओ जल्दी से। सर उसका पोलराइजेशन, ट्रांसवर्स वेव का सर। पोलराइजेशन किसका होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का या ट्रांसवर्स वेव का? ट्रांसवर्स वेव का सर। हाँ वेरी गुड, ट्रांसवर्स वेव का होगा, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं, क्योंकि पोलराइजेशन का मतलब हुआ चेंज इन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में बदलाव तो वहीं पे हो रहा था, ट्रांसवर्स वेव में नहीं। तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस प्रोवाइड करता है पोलराइजेशन। सर हाँ सर मैकेनिकल वेव तो दोनों में आएंगी सर, ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में सर। हाँ, तो सर इसकी अलग होती है मैकेनिकल वेव्स? क्या अलग होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो सर उसको उसमें कैसे डिफाइन कर, उसको उसको कैसे अलग करेंगे फिर मैकेनिकल वेव? मैं क्या बताया, ट्रांसवर्स वेव ना, जैसे ट्रांसवर्स वेव की बात करो, ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव है हमारा एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये ट्रांसवर्स वेव है। और जो लाइट हम यूज करते हैं वो भी ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स का मतलब समझ रहे हो, ट्रांसवर्स का मतलब ये हुआ, ट्रांसवर्स की मीनिंग ये हुआ, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग का मतलब हुआ कि वेव इधर चलेगी तो पार्टिकल की एसएचएम इधर होगी, पार्टिकल एसएचएम इधर होगी, यानी पार्टिकल का ऑसिलेशन इधर होगा। लाइट में तो पार्टिकल नहीं होती है, लेकिन लाइट अगर इधर चलेगा ना, लाइट वेव इधर चलेगा तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ऑसिलेट करती है, एसएचएम करती है 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी एसएचएम 90 डिग्री पे है और यहाँ पे भी एसएचएम 90 डिग्री पे है। समझ में आया, यहाँ पार्टिकल के बदले में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। ठीक है। चलो अब साउंड स्टार्ट करते हैं, साउंड स्टार्ट कर देते हैं। नितिन है कि गया है? हुआ सर। ये आज तो है। उधर क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है। मैं सो गया क्या ऐसा? तो साउंड शुरू करते हैं। आपको पता है ना, अभी बताया था कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव, अगर ये वेव है तो वेव कैसे चलती होगी, कुछ तो रीजन होगा चलने का। तो यहाँ पे क्या होती है, मान लो ये पार्टिकल्स के बहुत सारे मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से पार्टिकल्स के मीडियम है। अभी वेव नहीं गया है, लेकिन जब इससे वेव पास होगा ना, तो क्या लगता है, पार्टिकल अपने स्थान पे ही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा नहीं। मान लो ये एयर है, तो एयर क्या होती है, एयर जो होती है एक गैस की फॉर्म होती है। तो इसके पास प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, बल्क बल्क मॉडुलस की। मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है एयर के पास। और एलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है पता है, एलास्टिसिटी का मतलब यह है ना कि अगर कोई बॉडी एलास्टिक है तो उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो उसका ना साइज बदल जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। और जैसे ही फोर्स हटाओगे तो फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलास्टिसिटी। बल्क का मतलब होता है वॉल्यूम, गैस के पास लेंथ होगा कि वॉल्यूम होगा,
वॉल्यूम ही तो वॉल्यूम होगा। यस सर। वॉल का मतलब होता है वॉल्यूम। ये इलास्टिसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो होती है वेव प्रोपेगेशन में, साउंड कैसे वेव आगे बढ़ती है। तो जैसे ही कोई वेव, साउंड को आप पता है साउंड को कैसे जनरेट करते हैं। साउंड जनरेशन के लिए क्या चाहिए, साउंड जनरेशन के लिए साउंड सोर्स चाहिए, है कि नहीं। जैसे यस सर। एक क्या करते हैं, एक ड्रम ले लो या ढोलक ले लो और इसको पीटो, इसको ना पीटो यहाँ, तो क्या होती है, इसकी पार्टिकल जैसे ही हिट करेंगे तो वाइब्रेट करती है, नहीं। जैसे ही हिट करेंगे तो पार्टिकल क्या करेगी, वाइब्रेट करती है। और ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो इसके बगल वाला एयर वाइब्रेट करने लगेगा, फिर वो वाला एयर वाइब्रेट करेगा तो उसके बगल वाला एयर वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उसके बगल वाला वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उसके बगल वाला वाइब्रेट करने लगेगा। उस वाइब्रेशन की वजह से अगला वाइब्रेट करेगा, फिर अगला वाइब्रेट करेगा, फिर अगला वाइब्रेट करेगा, फिर अगला वाइब्रेट करेगा। और मान लो हम अगर लिसनर के रूप में यहाँ पे खड़ा है तो हमें सुनाई दे देगी। ये वाइब्रेशन यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे जाएगा एयर में, और एयर ड्रम से टकराएगा। टकराने के बाद हमें सुनने की सेंसेशन होगी, है ना। तो इस तरीके से एक की वाइब्रेशन हमारे एयर तक आ जाती है। इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिसनिंग, सुनना। हेलो, हाँ सर, कौन है आप सर। हाँ सर बोलिए, नमस्ते सर। हाँ सर, हाँ सर बोलिए बोलिए। अभी तो आपको कैसे लगा। आप बताइए क्या है, कौन सी फैसिलिटी। अच्छा, कौन सी फैसिलिटी आप बताएंगे। केमिस्ट्री फैसिलिटी। कितना एक्सपीरियंस आपको। तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। आप जाओगे, आप जाओगे सैलरी नहीं देगा, क्लासेस 5 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, वही मतलब आपको रखी रहेंगे, मतलब एक दिन करवा के भेजेंगे, उसको जरूरत नहीं है, उसको दूसरे खाना चाहिए। हाँ जैसे ही जाएंगे ना तुम्हारा तो नाम और उसके बाद कहना है कैसे की जान तो आप निकल जाओ, उसके ट्रांसफर कर दूंगा, और फिर आप लगातार 10 20 हजार है ना। अगर आपको दे मिलता है तो ये छोटी सी अलमारी है उधर, डॉक्यूमेंट्स चाहिए समझ के गए इतने नहीं डालू के धोली है और अगर दिया काट ली, जगह काट ली।
मुझे तो लगा बीसी सके उठाऊंगा हाईलाइटर उठा। हाँ चलो सचिन, यस सर। तो साउंड ना इस तरीके से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करती है वाइब्रेशन के हेल्प से। अगर एयर में वाइब्रेशन ना हो या किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन अगर ना हो तो वो प्रोपेगेट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये समझ में आया? यस सर आगे सर। ये सर हाँ, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी ना सर? पार्टिकल नहीं जाता है ना, यही तो समझना है आगे। पार्टिकल कहीं नहीं जाता है वेव मोशन सॉरी सर में। वेव। सॉरी वेव सर वेव। हाँ, वेव मोशन में क्या होती है ना, पार्टिकल रेस्ट में रहती है। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे हमेशा रहता है, मीन पोजीशन पर रहता है। वेव की ट्रांसफर होती है, जैसे देखो ना रस्सी में वेव कैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। रस्सी में वेव यहाँ से आती थी, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाती है, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाती है। कैसे आ जाती है? वहां पे एनर्जी का लॉस होता है क्या? नहीं लॉस होता है। हम लोग आइडियल कंडीशन मानते हैं। तो यहाँ पे ना लॉस इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे समझो, ये पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, जैसे इसको वेव मिलेगा तो ऑसिलेट करेगा। और ऑसिलेट पहले तो रेस्ट में था, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो अगले वाले पार्टिकल से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद ये अपना एनर्जी इसको दे देगा, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। फिर ये ऑसिलेट करेगा तो अगला वाला पार्टिकल से टकरा जाएगा, तो फिर अगला वाला पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा। इस तरीके से इस पार्टिकल की जो मोमेंटम और एनर्जी होती है अगले वाले को ट्रांसफर होती चली जाती है। आ गया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे क्या होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉलिजन के कारण मोमेंटम और एनर्जी की ट्रांसफर होती है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलो या साउंड डायरेक्ट बोलो, साउंड वेव में क्या होती है, मोमेंटम और एनर्जी की ट्रांसफर होती है। मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर अगर्स with the collisions of मीडियम पार्टिकल के कॉलिजन के कारण ट्रांसफर होता चला जाता है। लेकिन जो एक पार्टिकल की अगर बात करोगे तो एक पार्टिकल यहाँ अगर था तो जैसे ही इसे वेव मिलेगी तो ये ऑसिलेट करेगा, आगे जाएगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, और फिर ये इधर जाएगा इनर्शिया के वजह से, तो फिर ये रीगेन कर लेगा अपने पोजीशन को। तो ओवरऑल ना ये अपने मीन पार्टिकल के अबाउट ही ऑसिलेशन करता है। हर एक पार्टिकल, मीडियम का जितना भी पार्टिकल होगा वो अपने मीन पोजीशन पे केवल एसएचएम करता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो साउंड की ये मैकेनिज्म है। अच्छा मान लो अगर कहीं का पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, मान लो क्या था शुरू में, यहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ पे सारा पार्टिकल था, और मान लो यहाँ पे पार्टिकल था, फिर यहाँ पे पार्टिकल है, और यहाँ पे पार्टिकल है। इस तरीके से पार्टिकल मीडियम में वेव आने के पहले था। अब मान लो इन सारे पार्टिकल के पास वेव पहुंचा, तो जैसे ही वेव पहुंचेगा तो अब ये रुका हुआ नहीं रह पाएगा। मान लो अगर इधर से वेव आया तो इसे ना डिस्प्लेस होना पड़ेगा आगे की तरफ। तो मान लो डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, डिस्प्लेस होके क्या हो गया, यहाँ आ गया, और पहला वाला पार्टिकल अभी दूर पे ही खड़ा है यहाँ पे।
यहाँ पे खड़ा है, ये भी यहाँ पे खड़ा है, दूर वाला पार्टिकल पे अभी प्रभाव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज आएगा गैसियस पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो पहले जितनी स्पेस थी अब भी उतनी ही स्पेस है, लेकिन यहाँ की स्पेस क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। जितनी एयर इतने वॉल्यूम में थी, जितना एयर इस वॉल्यूम में था, उतना एयर अब इस वॉल्यूम में आ गया, इस वॉल्यूम में आ गया। तो इसमें क्या क्या इंक्रीज करेगा बताओ? इसमें सर। इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या? हाँ सर। यस सर। इसकी प्रेशर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। और पार्टिकल के बीच की स्पेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पार्टिकल के बीच की स्पेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब भी मीडियम में पार्टिकल जाती है ना, जब भी पार्टिकल जाती है मीडियम में, तो मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर या स्पेस, ये तीनों बदलने लगता है। क्या क्या चेंज होता है? जब भी कोई भी एक साउंड क्रिएट होगा मीडियम में, तो डेंसिटी में वेरिएशन आने लगती है, प्रेशर में एक वेरिएशन आने लगती है, और पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उसमें वेरिएशंस आने लगता है। समझ में आया? इन तीन चीजों में वेरिएशन आने लगता है साउंड के वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया है? हाँ यस सर। ठीक है। अब मान लो हमने क्या करा ना, साउंड को जनरेट करा। यहाँ पे एक सोर्स है जो बार बार वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ये सोर्स वाइब्रेट कर रहा है, और ये क्या करेगा? ये एक सोर्स है, यही साउंड को क्रिएट करेगा, और हम इसको लगातार सोर्स को वाइब्रेट करते जा रहे हैं कि साउंड अपना लगातार आगे बढ़ते जाए। तो होगा क्या? देखो, ये वाला जो पार्टिकल होगा अगले वाले को हिट कर देगा, फिर अगला वाला अगले को हिट करेगा, फिर अगला वाला अगले को हिट करेगा। तो जो पार्टिकल की डिस्टरबेंस है वो तो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन इस पार्टिकल को देखोगे ना, तो ये पार्टिकल अपना काम कर रहा है एक ही पोजीशन पे बैठा बैठा नहीं। तो अगर सोर्स पार्टिकल किसी डिस्टेंस y पे है किसी टाइम में, तो उस टाइम में वेव तो बहुत आगे निकल चुका होगा, नहीं निकल चुका होगा? आगे निकल चुका होगा। अगर मान लो वेव की स्पीड है c, तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? यहाँ से c इंटू टी, इतना डिस्टेंस आगे जा चुका होगा। समझ में आया क्या? इतना डिस्टेंस आगे आ चुका होगा। तो यस सोर्स सर। पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगी, और वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो इसके इक्वेशंस को अगर हमें लिखना हो, तो इसके इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वेरिएशन तो एक्स में भी हो रहा है। एक्स क्या है यहाँ पे? पोजीशन ऑफ वेव। वेव एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, अलग अलग जगह पे रहेगा, तो उसके पोजीशन को एक्स लिख रहा हूं। वाई क्या लिखूंगा? वाई लिखूंगा पार्टिकल पोजीशन। पार्टिकल पोजीशन को एक्स लिखा, और सी को लिखा वेव स्पीड, और पी को लिख रहा हूं प्रेशर, और रो को लिख रहा हूं डेंसिटी। ये सारे टर्म्स यूज में आने वाले हैं। तो जो इक्वेशन वेव की आती है, मैं बिना डेरिवेशन करे इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की जो इक्वेशन होती है वो अलग अलग फॉर्मेट में होती है, क्योंकि जब साउंड वेव चल रही होती है तो एक्स भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज हो रहा है। तो अगर वेव के इंफॉर्मेशन को एक्स के टर्म में लिखेंगे
तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। और अगर पी के टर्म में लिखेंगे साउंड को तो उससे बोला जाएगा प्रेशर वेव। और डेंसिटी के टर्म में साउंड को एक्सप्रेस करेंगे तो उस समय साउंड को क्या बोलेंगे, डेंसिटी वेव। अब इन सब के इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है तो वो आप देखो, तो तीनों में क्या डिफरेंस है। वेव की इक्वेशन तो वही आएगी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव की इक्वेशन होगी। यहाँ पे y क्या है, y है पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल्स पोजीशन। तो ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं ना, ये साउंड में ये इक्वेशन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ऑफ साउंड। और मान लो अगर हमें प्रेशर वेव का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर वेव का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो पहले ना कहीं पे था वॉल्यूम V, क्या था वॉल्यूम, x डिस्टेंस पे इसका वॉल्यूम था डेल्टा x। तो जैसे ही इसके अंदर वेव आएगा तो पता है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो जाएगी। क्या होगी, ज्यादा या कम हो जाएगी। तो इस वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो ये वाला वॉल्यूम था, इसका एरिया था S, ये वेव आने के पहले की वॉल्यूम थी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी लिखोगे इसकी, तो एरिया इनटू डेल्टा x, ये इनिशियल वॉल्यूम थी। अब जैसे ही वेव आएगा तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम चेंज होने लगेगी। मान लो यहाँ पे पार्टिकल बैठा है और वो वेव आने के वजह से यहाँ आ गया, तो इसकी वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा ना, इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मान लो कि इसको मैं मान लेता हूं ये y डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस से कम हुआ है, y डिस्टेंस से, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये एरिया पता है S है और थिकनेस y है, तो S इंटू वाई हो गया। क्या हो गया, S इंटू वाई हो गया। या बहुत छोटा ये गैप होगा तो आप dy लिख दो, क्या लिख दो, dy, S इंटू डी वाई, ये वॉल्यूम में चेंज आया, S इंटू डी वाई, ये क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज। और अगर आप लिख दो ना चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो देखो क्या आती है, S इंटू डी वाई, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, S इंटू डेल्टा एक्स, S इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स भी बहुत कम है तो इसको भी आप dx ही लिख दो, तो S और S कट गई, तो चेंज इन वॉल्यूम देखो क्या आती है, डेल्टा